हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और पढ़ने से पहले हम गुरु मंत्र पढ़ लेते हैं। खुद पर विश्वास कि आप कुछ भी काम कर सकते हो और पूरा फोकस कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज अपना टॉपिक है पंचायती राज का अशोक मेहता समिति मॉडल। अशोक मेहता समिति जो निर्धारित हुई थी उसने एक मॉडल तैयार किया था, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। एक व्यापक दृष्टि से अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या पंचायती राज की स्थापना से भारत के देहातों में शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायता मिली है। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद 12 दिसंबर 1977 को मंत्रिमंडल सचिवालय ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष थे श्री अशोक मेहता। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं का एक नया प्रतिमान यानी कि मॉडल सुझाया। समिति की सिफारिश के पीछे संस्थागत रूप से प्रदान किया जाएगा। समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज मॉडल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम, जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना की जाए, अर्थात पंचायती राज संस्था के संगठन के दो स्तर यानी कि 2 टायर, जिला परिषद तथा मंडल पंचायत, मतलब कि 2 स्तर का जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी माना जाए। 2 स्तर में जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाया जाए। परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाए। जिला परिषद ही जिले का आर्थिक नियोजन कार्य करेगी। समस्त विकास कार्यों में समस्त विकास कार्यों में सामंजस्य स्थापित करेगी और नीचे के स्तर का मार्गदर्शन करेगी। तृतीय, जिला परिषद के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाया जाना चाहिए। मंडल पंचायतों का गठन कई गांवों से मिलकर होगा। ये मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गठित किए जाएंगे। मंडल पंचायतों को कार्यक्रम कार्यान्वित की दृष्टि से धरातलीय संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा। धीरे धीरे पंचायत समिति समाप्त हो जाएगी और उनका स्थान मंडल पंचायत ले लेगी। चौथा बात इन्होंने सुझाया, पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्य का संपादन करें। 5वीं बात इन्होंने सुझाई, जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी अंतः जिला परिषद के मातहत रखे जाए। मतलब कि जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी अंततः जिला परिषद के मातहत रखे जाएंगे। जिला परिषद के नीचे इनको काम करना होगा। छठा बात इन्होंने बताया, इन संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर से अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की स्वीकृति दी जाए। 7वां बात इन्होंने बताया, न्याय पंचायत को विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाया जाए। यदि न्याय पंचायत की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश करे और निर्वाचन न्याय पंचायत को उनके साथ संबंध कर दिया जाए तो अधिक अच्छा होगा। ये उनके सुझाव थे। अभी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जब मिला उसकी बात हम थोड़ा करेंगे। संविधान संशोधन के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यताओं प्रदान की गई। संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है।
24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह है। नंबर 1 पर विशेषता है ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध करे। दूसरा उनका कार्य सुझाया पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो वही बन सकता है कि 73 संविधान जो है उसमें कितने अध्याय जुड़े। तो उसमें 9 अध्याय द्वारा संविधान संशोधन में 16 अनुच्छेद और अनुसूची नंबर 11 जुड़ी, जो कि पंचायती राज के समक्ष है, पंचायती राज से संबंधित है। उसमें ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रदान और प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपलब्ध कराएगी। मतलब कि ग्राम सभा को खुद का कार्य खुद से नहीं करने का है, जो ऊपर से उनको विधि बना के दिया जाएगा। राज्य विधानमंडल जो विधि बनाकर देगी वही ग्राम सभा और को गांव के स्तर पर कार्य और शक्तियां प्रदान होगी। दूसरा उन्होंने जो बात बताई उसके बारे में देखते हैं। पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, किंतु उस राज्य में जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। तीसरे नंबर पर पंचायतों की संरचना। राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही होगा। पंचायतों के सभी स्थान पंचायत राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही थे। किंतु राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों से अधीन रहते हुए ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या जिस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में लोकसभा के या विधानसभा के ऐसे सदस्यों जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्ण या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायतों में राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को जिनका नाम मध्यम स्तर या जिला स्तर के पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में दर्ज है, जिला स्तर पंचायतों में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकता है। ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा विहित करे। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। पंचायतों में आरक्षण, ये नेक्स्ट टॉपिक है। पंचायतों में आरक्षण। प्रत्येक पंचायत में क्षेत्र की
जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायत में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जाएगा। आरक्षण संस्थानों में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल रहेगी, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा। चौथे नंबर पर उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायतों का कार्यकाल जो है वो कैसा होना चाहिए। तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व करा लिया जाएगा। मतलब कि 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर कोई दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए पंचायत सरपंच की, या फिर सरकार का विघटन हो जाए, तो उस स्थिति में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर, 6 महीने की अवधि रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये 6 महीने की अवधि के अंदर ही नए पंचायत का चुनाव करवा दिया जाएगा। वित्त आयोग 5वें नंबर पर है। वित्त आयोग राज्य का राज्यपाल 73वें संशोधन के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों में राज्यपाल को अपनी सिफारिश करेंगे। उसमें क है ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों को दर्शाना जो पंचायतों को प्रदान की जा सके। ख राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान। ग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए उपाय बताना। चलिए, ये 3 काम वित्तीय आयोग को दिया गया। 5 वर्ष का कार्यकाल जब पूरा होगा तो वित्तीय आयोग जो है वो उन्होंने ये 3 क ख ग के अनुसार जो कार्य किए होंगे और जो धनराशि उन्होंने जमा की होगी उसका लेखा जोखा वित्तीय आयोग बताएगा। 6 नंबर पर है पंचायतों के निर्वाचन। पंचायतों के निर्वाचन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उसी आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। पंचायतों के 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जिन पर पंचायत विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेगी। चलिए, ये जो अनुसूची 11 में जो 29 विषय हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम इस दुनिया में खो ना जाए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, उन वीडियोस में खो ना जाए, इसीलिए हमारा आपका रिश्ता बना रहे। आप यूट्यूब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।